Good morning, dear student. Today we are going to discuss science chapter number 4, structure of the atom. इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस टॉपिक जो हमने स्टडी किया था अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था उसके बारे में स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, लिसन केयरफुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से फाइनल एग्ज़ाम में और जो आपके FA1 टर्म 1 टर्म 2 एग्ज़ाम होते हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपने ये चैप्टर जो है ध्यान से देखना है और समझना है, तभी आप इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रदरफोर्ड परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट एज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग होता है कि जो लाइट होती है, जैसे लाइट है वो किसी इसमें से हम पास करते हैं वो स्कैटर फैल जाती है। ठीक है, ऐसे ही उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, वो आगे देख लेते हैं हम क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने। ही टुक, जो रदरफोर्ड है उसने क्या लिया, ही टुक गोल्ड फॉयल, उसने एक गोल्ड की फॉयल ली। ये है जैसे दिख रही है आपको, ये गोल्ड कलर के बीच में सेंटर में गोल्ड फॉयल ली एंड पास्ट अल्फ़ा रेज थ्रू इट, उसने उसमें अल्फ़ा रेज पास की। अल्फ़ा रेज क्या होती है? अल्फ़ा रेज आर एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज। जो अल्फ़ा रेज होती है ना, ये पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, ये पॉजिटिवली चार्ज रेज होती है एंड कंसिस्टिंग ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, और ये हीलियम न्यूक्लियस की बनी होती है। ठीक है, ही द अपार्टस वो जो ये फिगर में दिखा रखा है, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होती है, कहाँ से रिलीज़ होते हैं? अल्फ़ा रेज जो होती हैं, ये जो थोरियम रेडिएटिंग जो एलिमेंट होते हैं ना, उनमें से जो रेज निकलती है, ये थोरियम एलिमेंट है ना, ये अनस्टेबल होते हैं और ये अनस्टेबल होने की वजह से ये ब्रेक होते रहते हैं और इनमें से अल्फ़ा रेज निकलती है। जो रेज निकलती है ना, वो पॉजिटिव चार्ज होती है। हम ये बोल सकते हैं कि ये हीलियम न्यूक्लियस से बना है। ठीक है, जो अपार्टस इसमें दिखा रखा है ये अल्फ़ा पार्टिकल्स है। इसमें उसने साइंटिस्ट ने क्या, रदरफोर्ड ने किया एक मेटल फॉयल ले ली, जैसे सेंटर में रखी हुई है, फिर उसने फ्लोरेसेंट स्क्रीन ली, ये देखो ऐसे करके। ठीक है, जैसे ही उसने अल्फ़ा पार्टिकल इस गोल्ड के ऊपर, गोल्ड फॉयल के ऊपर डाले, तो उसने जो ये स्क्रीन है ना उसके उसमें ऑब्जर्व की, जो रेज है वो डिफ्लेक्टेड हुई। कितनी रेज उसमें अनडिफ्लेक्टेड हुई अल्फ़ा पार्टिकल्स की, वो हम आगे स्टडी कर लेते हैं। फिर उसने वो ऑब्जर्वेशन दी अपने एक्सपेरिमेंट करके। रदरफोर्ड की जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या ऑब्जर्वेशन थी? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, उसने कहा रदरफोर्ड ने, सम रेज पास्ट स्ट्रेट, उसने कहा कि जब उसने अल्फ़ा रेज पास की, सपोज ये गोल्ड के एटम है। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, ये सपोज ये गोल्ड जो फॉयल ली थी उसके जो एटम है, उसने कहा, उसने क्या बोला कि सम रेज, कुछ रेज पास्ट स्ट्रेट, उसने कहा कि कुछ जो रेज है वो सीधी पास हो गई। ठीक है, सम रेज पास्ट स्ट्रेट, ये अल्फ़ा पार्टिकल है, रेज है, और ये जो आपको राउंड राउंड दिख रहे हैं ये गोल्ड के एटम है। उसने कहा कि जब अल्फ़ा रेज इन एटम में से इसको पास किया गया, जो ये सीधी चली गई कुछ रेज, सम रेज वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स, उसने कहा जो कुछ रेज है वो डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, लार्ज एंड स्मॉल एंगल्स, उसने कहा कि कुछ रेज जो है वो डिफ्लेक्ट होगी लार्ज या स्मॉल एंगल से। जैसे ये एंगल बन गया ना, ये लार्ज एंगल स्मॉल एंगल से वो डिफ्लेक्ट होगी, टकराकर थोड़ा पीछे आ गई। ठीक है, और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी इसकी, सम रेज रीबाउंडेड, उसने कहा कि कुछ रेज रीबाउंडेड होगी। रीबाउंडेड मतलब पीछे बाउंस होके बैक आ गई। ठीक है, जैसे एटम है ना, सेंटर में टकराई है एटम, ये सपोज ये एटम है, इसके सेंटर में गई और ऐसे करके रिबाउंड होगी।
ठीक है। सपोज ये देखो, इधर देखो, ये एटम है, इसके बीच में ऐसे करके जो अल्फ़ा रेज हमने पास की वो ऐसे रिबाउंड होगी, बैक बैक वापस आ गई, ठीक है। कुछ रेज रिबाउंड होगी, उसकी ये 3 ऑब्जर्वेशन थी। उसने कहा कि कुछ रेज सीधी चली गई और कुछ रेज डिफ्लेक्ट होगी लार्ज एंड स्मॉल एंगल से, और जो कुछ रेज है वो रिबाउंडेड होगी, ठीक है। 3 ऑब्जर्वेशन दी थी रदरफोर्ड्स ने। जो रदरफोर्ड ने 3 ऑब्जर्वेशन दी थी, इनका कंक्लूजन क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है कि इसका मतलब है क्या, ठीक है। फर्स्ट है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। उसने कहा था कि जब हम अल्फ़ा रेज को पास करते हैं, फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन उसने बताई थी उसको ज़रा ध्यान करो, कि उसने कहा था कि जो सम रेज है वो सीधी चली जाती है, सम रेज, ठीक है, पास्ट स्ट्रेट। उसने कहा कि कुछ रेज जो है वो सीधी चली जाती है। इसका क्या मतलब है फर्स्ट पॉइंट का, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज़ एम्प्टी, कि जो एटम है ना, ये एटम है, इसमें जो मोस्टली स्पेस है वो एम्प्टी है, खाली है, तभी तो वो सीधी चली गई। इसमें खाली जगह है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो उसमें टकरा के रिबाउंड होगी या डिफ्लेक्ट होगी। उसमें मोस्टली जो स्पेस है वो खाली है, जिस वजह से वो स्ट्रेट सीधी चली गई। इसका फर्स्ट पॉइंट का ये कंक्लूजन निकाला उसने कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज़ एम्प्टी। सेकेंड पॉइंट क्या था कि देयर इज़ समथिंग, कि उसने कहा कि वहाँ कुछ तो था इन द सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। उसने बोला कि उसके सेंटर में कुछ तो था, ठीक है। जैसे उसने कहा कि कुछ जो अल्फ़ा रेज है वो रिबाउंड होगी, ठीक है। उसने बोला कि एटम, ये जो एटम है इसके बीच में सेंटर में कुछ तो था, देयर इज समथिंग, और उसका नाम उसने क्या रखा, न्यूक्लियस। किस एटम के बीच में कुछ तो है जिससे वो टकरा के रेज जो है वो रिबाउंड हो गई, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट है इसका, न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिवली चार्ज। उसने कहा कि इसके सेंटर में जो है वो उसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। मतलब उसको कैसे पता लगा कि इसका चार्ज पॉजिटिव है, उसने जो रेज उसमें पास की थी एटम में वो भी कौन सी थी, वो भी पॉजिटिव रेज थी, ठीक है। अब जब पॉजिटिव रेज पॉजिटिव से टकराएगी तो वो जो सेम चार्ज क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, मतलब वो उसको वापस पीछे भेज देते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते, अपनी तरफ नहीं खींचते, वो उसको रिपेल करके रिबाउंड कर देते हैं। तो उसने बोला कि उसके सेंटर में कुछ तो ऐसा है जिससे टकरा कर रेज जो है वो रिबाउंड हो रही है, और वो जो है बीच में, उसने इसका नाम न्यूक्लियस रखा। फिर उसने बोला कि जो न्यूक्लियस है ना वो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जो उसने रेज पास की थी पॉजिटिव चार्ज की, वो उस पॉजिटिव चार्ज से टकरा कर रिपेल होगी और जिसकी वजह से वो रिबाउंड होगी, ठीक है। ये जो 3 पॉइंट है आपको समझ में आ गए होंगे आई थिंक, कि जो मोस्टली जो स्पेस है एटम के बीच में वो एम्प्टी है, और उसके सेंटर में समथिंग इज़ दैट, कि उसके सेंटर में कुछ तो है जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो रिबाउंड हो रही हैं, ठीक है। और उसने जो समथिंग कुछ था उसका नाम उसने न्यूक्लियस रखा। और फिर उसने बोला कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज उसने जो अल्फ़ा पार्टिकल उसमें से पास की वो रिबाउंड हुई और उस न्यूक्लियस से टकराकर वापस आई, और जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इसलिए वो रिबाउंड होगी रेज, ठीक है स्टूडेंट। सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इसलिए जो रदरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर दिया था उसके अकॉर्डिंग इट इज़ सिमिलर टू, उसने कहा था कि ये सोलर सिस्टम की तरह होता है। सोलर सिस्टम कैसा होता है, आपने पीछे पढ़ा होगा क्लासेस में कि सन होता है बीच में, ठीक है, ये सन है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, जो अदर प्लैनेट है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। उसने कहा था कि इसके चारों तरफ जो प्लैनेट है ना वो रिवॉल्व करते रहते हैं। उसने कहा कि जो सोलर सिस्टम है वो रदरफोर्ड जो एटम का मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने, वो सोलर सिस्टम की तरह है एटम। उसने कहा कि एटम जो है इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसने कहा कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। क्या कहा था उसने, जो एटम है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल वो होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। उसने फिर कहा कि न्यूक्लियस इज़ इन सेंटर,
रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एटम है और जो न्यूक्लियस है वो इसके बीच में है। उसने कहा कि एटम है और जो न्यूक्लियस है ना वो उस कहाँ पर है, उसके सेंटर में है। न्यूक्लियस इज इन सेंटर, ठीक है। और वो डेंस है, ठीक है। डेंस मतलब उसमें मास है, समथिंग वो हैवी है, मास है उसमें उसका। इन विच प्रोटॉन, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जिसमें प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस है एटम के बीच में और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए डेंस है न्यूक्लियस। फिर उसने कहा आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। उसने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं जैसे सन के चारों तरफ उसके प्लैनेट घूमते हैं, वैसे ही ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। उसने कहा कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और जो न्यूट्रॉन है वो क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। क्या क्या है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन नो चार्ज। ऐसे याद रखना है, पी से प्रोटॉन, पी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, एन से न्यूट्रल मतलब एन से नो चार्ज न्यूट्रॉन के ऊपर। ऐसे आपको ये याद रहेगा कि प्रोटॉन पी से पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और न्यूट्रॉन एन से नो चार्ज, न्यूट्रल है ये। अब ड्रॉबैक, रदरफोर्ड का जो एटम का जो उसने मॉडल दिया था ये भी फेल हो गया था। इसमें भी कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक थी। वो ड्रॉबैक क्या थी, उसने कहा था कि सेंटर में जो है ये दिख रहा है आपको पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। ये एटम है, इसके चारों तरफ ऐसे करके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेंगे, ये पाथ है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन है, ये इसके चारों तरफ सॉरी, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन जो एक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वो ये बोलती है कि अगर ये ऐसे रिवॉल्व करेंगे, इस पाथ में रिवॉल्व करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस पाथ में रिवॉल्व करने से वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। और अपनी एनर्जी रिलीज़ करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है ना इसके सेंटर में फॉल हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो ऑब्जर्व नहीं किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में आ गया इसके, ऐसा कभी ऑब्जर्व किया ही नहीं गया एटम में। तो ये इसकी कमी थी, ड्रॉबैक थी। क्या था इसकी जो ड्रॉबैक है वो देख लो। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एक थ्योरी है फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वो थ्योरी क्या बोलती है, व्हेन एनी चार्ज्ड पार्टिकल, कि जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज है, रिवॉल्व कंटिन्यूसली, जब वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व घूमता रहेगा इन अ सर्कुलर पाथ में, ठीक है, इट एमिट्स एनर्जी, वो अपनी एनर्जी रिलीज करता रहेगा एंड शॉर्टन इट्स पाथ, और उसका पाथ जो है वो रास्ता वो छोटा हो जाएगा। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इस बीच सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है इस पाथ में वो रिवॉल्व करते रहेंगे, घूमते रहेंगे वो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे घूम रहे हैं। तो वो क्या बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर उस थ्योरी को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो वो थ्योरी क्या बोलती है, जब कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, वो कंटिन्यूसली इस पाथ में ऑर्बिट में घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, तो वो क्या करेगी, अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगी, और जिसकी वजह से जो उसका पाथ है, ये जो पाथ है ना ये छोटा हो जाएगा, और छोटा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो फॉल डाउन इन द न्यूक्लियस, वो सेंटर में गिर जाएंगे, ठीक है।
सेंटर में गिरने से क्या होगा, एज वी नो, जैसे हम सबको पता है, इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल्स है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, रिवॉल्विंग, वो भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से कंपेयर करते हैं इसको, ठीक है। सो दे शुड आल्सो, वो भी एनर्जी रिलीज़ करेंगे, अपनी एनर्जी रिलीज़ करेंगे, और उनका जो पाथ है वो भी शॉर्ट हो जाएगा, एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और वो फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। बट दिस डज नॉट हैपन, पर ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस में आकर गिर जाएं, ऐसा ऑब्जर्व किया ही नहीं गया। अगर हम उस थ्योरी को यहाँ अप्लाई करते हैं तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये जो मॉडल था रदरफोर्ड का, ये फेल हो गया, क्योंकि ऐसा तो हुआ ही नहीं, ये पाथ जो है ये गलत है। इस वजह से जो ये रदरफोर्ड का मॉडल था ये फेल हो गया, इसमें कुछ कमियां थी। फिर इसके बाद एक और मॉडल दिया गया इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, वो मॉडल हम आगे स्टडी कर लेते हैं। वो मॉडल है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। क्या है? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर ने एक साइंटिस्ट है, उसने एक मॉडल दिया था जिसका नाम है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इसका फुल नेम है नील्स बोहर, ठीक है, 1885 से लेकर 1962। और इसने, ठीक है, ये एटम के ऊपर एक मॉडल दिया। क्या है ये मॉडल, ये देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड, जो ऑब्जेक्शन रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर उठे थे, उसने उसको कम करने के लिए एक मॉडल दिया एटम का। नील्स बोहर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग, उसके जो पोस्टुलेट है उस मॉडल में क्या क्या है उसने बताया। उसने फर्स्ट पोस्टुलेट है ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, उसने कहा कि कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स है जिसका नाम उसने रखा नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, जिसका नाम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कुछ स्पेशल ऑर्बिट है, पाथ है जिसमें डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला गया आर एलो इनसाइड द एटम, और इनसाइड के अंदर कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स पाथ है। और सेकंड पॉइंट है वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन, उसने कहा कि जब वो इलेक्ट्रॉन उस डिस्क्रीट ऑर्बिट, ऑर्बिट का एक पाथ होता है, जब उस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, दे डू नॉट रिलीज एनर्जी, तो उनमें से कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और ना ही वो अपने न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में फॉल होंगे, ठीक है। समझ आया आपको क्या मतलब है इसका? ठीक है, इसको फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। दीज ऑर्बिट्स और शेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, ये जो ऑर्बिट्स है या इनको सेल बोला गया या ऑर्बिट्स बोला गया, इनको एनर्जी लेवल बोला गया, ठीक है। एनर्जी लेवल इन एन एटम, ये फिगर में बता रखा है 4.3 में, वो कैसे है एनर्जी लेवल इन एन एटम, ठीक है। दीज ऑर्बिट्स और शेल, ये ऑर्बिट है या शेल है, आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स, इनको कौन सी लेटर से रिप्रेजेंटेड किए गए? बीच में देखो ये एटम है, ठीक है, ये बीच में एटम के क्या है? न्यूक्लियस, सेंटर में होता है ना न्यूक्लियस, बताया था। और इसके चारों तरफ जो है ये शेल है या ऑर्बिट बोलते हैं इनको। फर्स्ट सेल का उसने नाम दिया के, सेकंड एल, थर्ड एम, फिर एन, के एल एम एन, ठीक है। के इसमें जो एन है और द नंबर्स जो है वो 1 है, L2 है, N3 है, N क्या है? नंबर, और N4, मतलब के 1 और L2 M3 और N4, ये नंबर है शेल के एल एम एन। ये नहीं ऐसे कोई भी नंबर सीक्वेंस में इसको लिख दिया, पहले के आएगा, फिर एल आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, ठीक है। ये नहीं कि एम बीच में लिख दिया, एल आगे पीछे कर दिया, ये जैसे सीक्वेंस है वैसे ही रहेगी ये। फर्स्ट सेल के, सेकंड सेल एल, थर्ड सेल एम, फोर्थ सेल एन, इनका नंबर भी ऐसे ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मॉडल है। ये एग्ज़ाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। और जो रदरफोर्ड का है उसकी ड्रॉबैक पूछ ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, आपने ये ध्यान से करना है और समझना है, बार बार इस वीडियो को देखना है, तभी आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रॉन्स। क्या है? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? इन 1932 जे चैडविक, ये चैडविक साइंटिस्ट का नाम है, डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, उसने एक दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की, विच हैड नो चार्ज। उसने कहा था कि न्यूट्रॉन्स, मैंने पहले भी बताया था, एन से न्यूट्रॉन, एन से नो चार्ज, न्यूट्रल। उसने बोला था कि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, एंड मास नियरली, और उसका मास कितना होगा? जितना प्रोटॉन का होगा, ठीक है। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज, उसका नाम उसने न्यूट्रॉन रखा। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। जो न्यूट्रॉन्स है ना, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो एटम्स का न्यूक्लियस है, ये एटम है, इसमें जो बीच में है, इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन्स। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन में नहीं होता, बाकी सब में होता है न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड, और इसको किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं न्यूट्रॉन को? एन से, स्मॉल एन से, ठीक है, स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर, इसलिए जो मास है एटम का वो किस बराबर होता है? द सम ऑफ द मासेज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मास ऑफ एन एटम, मास किसके बराबर होगा? सम ऑफ द masses of proton and neutron. Mass of an atom equal to sum of mass of proton and mass of neutron. वो किसके बराबर होगा? मास ऑफ एन एटम। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर, सेंटर में जो डेंस पार्टिकल्स है जिसको न्यूक्लियस बोला गया, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और जो मास ऑफ एटम है किसके बराबर होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये न्यूट्रॉन्स है, इसकी डिस्कवरी किसने की? चैडविक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या इसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ध्यान से स्टूडेंट, ध्यान से आपने ये चैप्टर करना है और इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं और लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट।